किसमें कितना है दम, ये सेशन जो है मेरी सहयोगी रचना नितेश आप तक पहुंचा रही हैं। IBC 24 जनसंवाद सरगुजा चैप्टर में हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सेशन की ओर, जिसका नाम है किसमें कितना है दम। जब चुनावी साल है तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि दम किसमें कितना है, और यही दम तो आजमाना चाहती है पार्टी एक दूसरे से, और जनता भी देखना चाहती है कि वो किस पर भरोसा जताए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आज इस मंच से उस दम को आप सभी के सामने पेश करें। सवाल फिर से एक बार वही होंगे जो जनता ने चुने हैं, क्योंकि IBC 24 की टीम चुनावी चौपाल लगाकर, जनकारवा लगाकर लगातार जनता के बीच पहुंच रही है, और वहां से मिलते हैं हमें वो मुद्दे जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाते। और यही वजह है कि उन मुद्दों को लेकर आज जनसंवाद के मंच से हम जवाब जानना चाहेंगे, और ये जवाब ना सिर्फ सरगुजा सुनेगी बल्कि सरगुजा के साथ साथ पहुंचेगा पूरे छत्तीसगढ़ तक। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है किसमें कितना है दम। एक बार जोरदार तालियां मेरे बहुत ही सम्मानीय मंच के लिए, कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, योगेश शुक्ला जी, नरेश राजवाड़े जी और भूम सेन अग्रवाल जी। सबसे पहला सवाल नरेश राजवाड़े जी से मैं पूछना चाहूंगी। सवाल बहुत ही सीधा सा है। 2018 में जब जीत हुई कांग्रेस के, उस वक्त से ही अटकलें लग रही थी कि TS सिंहदेव का नंबर आखिर कब आएगा कब आएगा। TS सिंहदेव जी का नंबर भी आया, और आया तब जब चुनाव बिल्कुल मुहाने पे हम चुनाव के खड़े हैं। अगर यही फैसला लेना था तो तब क्यों नहीं, अब क्यों? सबसे पहले तो मैं IBC की टीम को और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, निश्चित रूप से खास करके हमारा जो सरगुजा संभाग है, सभी चाहते थे कि TS बाबा साहब को अच्छा स्थान मिले, और केंद्रीय नेतृत्व में ने जो तय किया वो निश्चित रूप से चुनाव से कुछ दिन पहले ही किया है। तो इसके लिए भी मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, और निश्चित रूप से TS बाबा के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे सरगुजा संभाग में दोगुना जोश के साथ हमारे कार्यकर्ता काम करने के लिए सक्रिय हुए। इससे ये अटकलें भी जनता लगा रही है कि सरगुजा की जनता कहीं नाराज नहीं हो जाती, तो उन्हें साधने के लिए ये स्टेप लिया गया। नहीं, देखिए, सरगुजा की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप किया था। यहाँ 14 के 14 सीट कांग्रेस के विधायक जीत के आए थे, और यहाँ कांग्रेस का धरती बहुत मजबूत है, और यहाँ पे फिर से कांग्रेस को बहुत बहुमत के साथ विधानसभा तक हमारे विधायकों को यहाँ के जनता पहुंचाएगी। ठीक है, कृष्ण बिहारी जी, आपसे एक छोटा सा सवाल। युवाओं को साधने के लिए आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद अब युवा संवाद की शुरुआत की गई है, तो युवा वर्ग को साधने के लिए आप लोगों के पास क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि युवा संवाद से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनके मन की बात को सुना जा रहा है, उन्हें ऐसा लगता है। सर्वप्रथम मैं IBC 24 आपकी पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद दूंगा, और यहाँ पर उपस्थित सभी सभागार में सभी आदरणीय जनों को नमस्कार करता हूँ। आपने प्रश्न अच्छा किया है। युवा को साधने का क्या है? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी संख्या 18 करोड़ है, और युवा भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं। युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं। युवाओं को, जो नए मतदाता हैं, उन्हें हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची में जोड़ने का काम कर रहे हैं, और उन्हें ला करके मतदान करें, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और युवा मोर्चा पूरे बूथ में, हमारे जितने बूथ हैं, बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र और मंडल तक और जिला तक युवा मोर्चा की टीम तैनात है, युवा मोर्चा की टीम खड़ी है, और उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, इस पैनल का नाम है, जिस सेशन का नाम है किसमें कितना है दम है। दम की बात जब आती है तो सबसे पहले युवाओं का ही नाम याद आता है, क्योंकि उनमें वो जोश होता है। तो जब आंदोलन की बारी आती है, मुद्दों को रखना होता है, तब तो युवा जोश नजर आता है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो वो युवा पीछे नजर क्यों आता है? क्यों नहीं युवाओं पर वो दावा दिखाते हैं, भरोसा दिखाते हैं? नहीं, युवाओं को समय समय पर हम सब पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, युवाओं को आगे लाने काम कर रहा है। चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायत हो, हम युवाओं को ज़्यादा चेहरा मतलब सामने रख करके और उन्हें टिकट दे रहे हैं, ताकि वो आ करके और सेवा के रूप में लोगों का क्षेत्र की सेवा करें, काम करें। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में काम जो अच्छा करता है, जिसका
क्षेत्र में पकड़ है, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलती है। कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस में जो हल्ला किया, दबाव बनाया, दे दो टिकट, ऐसी व्यवस्था नहीं है। अभी मैं माननीय विनय जायसवाल जी को सुन रहा था, अभी मैनगढ़ से हमारे विधायक हैं, जिस ढंग से दबाव की बात कर रहे थे कि हमने ये कर दिया। अरे भाई 15 साल की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 साल में जो किया है, आपने 4.5 साल में 2 महीना हो गए, आपने पूरे तरीके से इस छत्तीसगढ़ को समाप्त कर दिया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चाहे आप बिजली की कटौती की बात कर देख लीजिए, आपने बिजली देने की बात किया, बिजली पूरी जगह कटौती है। शराब माफियाओं की बात करें आप, शराब माफियाओं में आपके नेता, आपके अधिकारी जेल में हैं। आप रेत माफियाओं की बात करें, कौन सा माफी नहीं हो रहा है। आप गोठान की बात करते हैं, 1300 करोड़ रुपए का गोठान का घोटाला है। भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है। आने वाले समय में जनता जवाब देने वाली है और समय आ चुका है। ये सारे घोटाले आपको इसी चुनावी साल में याद आ रहे हैं, इसके पहले आप लोगों ने ऐसे आरोप नहीं लगाए? मैडम, हम लगातार विपक्ष की विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लगातार हम अपनी बातों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जितने घोटाले हो रहे हैं, सब घोटालों का हमने धरना प्रदर्शन किया है और ऊपर तक पहुंचाने का काम किया। ये सरकार ही जब भ्रष्ट है तो आप क्या करेंगे। मैं कोरिया की बात कर दूं, पटवारी निलंबित भ्रष्टाचार में, इनका आरआई निलंबित, अभी कल जो है खाद्य अधिकारी निलंबित हो गया, रंगे हाथ पैसा लेते हुए पकड़ा रहा चैम्बर में। ये इनकी सरकार की देन है, कहीं अंकुश नहीं है। चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, सब कहीं ना कहीं सबका आशीर्वाद संरक्षण मिला हुआ है। चलिए, विपक्ष है, आरोप लगाना तो आपका फर्ज बनता है और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन ये भी बात कही जाती है, ये दबे मुंह ये भी बात होती है कि 15 साल में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके दम पर आप जनता के बीच जाएं, और इसीलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप के दम पर पहुंच रहे हैं। मेरे से हाँ जी, जनता के बीच जा रहे हैं मैडम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कोरिया जिला की बात करूं, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, कोरिया जिला बैकुंठपुर से। कोरिया जिले को कांग्रेस की विधायक श्रीमती अंबिका सिंह देव ने कोरिया जिले के बैकुंठपुर में कदम रखते ही कोरिया को खत्म कर दिया, बंटवारा कर दिया कोरिया का। कोरिया जिला आज इतना बड़ा जिला हो गया और मैनगढ़ एमसीबी के नाम से जिला बन गया। हम जिला का स्वागत करते हैं, कहीं विरोध नहीं करते, लेकिन बंटवारा न्यायपूर्ण होना चाहिए। आज 2 ब्लॉक का जिला हो गया। आज बचरापोड़ी एक ऐसा 33 पंचायत है जो आज कहां जाए। आज मैनगढ़ में है ना, बैकुंठपुर में है, वो बीच में लटक रहा है। कब करोगे भैया? कांग्रेस की सरकार है, आप बैठे हैं सरकार में, कब उनकी समस्याओं को हल करेंगे आप? वो राजस्व के लिए बैकुंठपुर आ रहे हैं, मैनगढ़ जा रहे हैं, थाने के लिए जा रहे हैं। इस बात को हम बोल रहे हैं, मतलब कहीं कोई वो नहीं है। और बंटवारा करने के बाद कोरिया जिला पूरी तरह से आज व्यापारी आज परेशान है, युवा परेशान है। हमारे जिले में कहीं भी आवक साधन नहीं रह गया है। आज छोटा सा जिला करने का, वहां पर इतना विकास की जो संभावनाएं थी, सारा विकास ठप हो गया। मैं तो कांग्रेस के मित्रों को सुझाव देना चाहता हूं, आपने जिला बनाया, बहुत अच्छा बनाया। आप जिला ना बना करके मैनगढ़ को कमिश्नरी बना लेते, आज कोरिया जिला उतना ही बड़ा क्षेत्रफल में होता, आपका काम होता। लेकिन आप लोगों की सोच गलत थी, आपकी मानसिकता गलत थी। कहीं ना कहीं लोगों को लूटने और शोषण करने का काम किया, और कोरिया के साथ अन्याय अंबिका सिंह ने किया है, जिसका खामियाजा अंबिका सिंह को अभी 2023 के चुनाव में जनता जवाब देने वाली है। ठीक है, चलिए 2018 में आप लोगों ने भी खामियाजा भुगता था, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। चलिए योगेश शुक्ला जी, आपसे एक छोटा सा सवाल कि संभावनाएं तो वाकई में है सरगुजा में विकास की, क्योंकि बस्तर गए हैं आप, एक आध बार बस्तर गए हैं आप, तो आपको लगता है कि बस्तर का जिस तरह से सरकार का फोकस बस्तर पे है, बस्तर का जो मुख्यालय है जगदलपुर, जब हम वहां जाते हैं तो लगता है कि हाँ हम कहीं आए हैं, लेकिन अंबिकापुर आने से हमें वैसा नहीं लगा। किसमें कितना है दम आके देखें जरा। आपका जो ये सेशन है, किसमें कितना है दम, आप हमारे दम को देख लीजिए। राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रदेश स्तर तक हमारे नेता आप राहुल गांधी को देख लीजिए, कितना दम है, और हमारे मुखिया को देख लीजिए भूपेश बघेल को, कितना दम है। इनके पास तो चुनाव का चेहरा नहीं है, किस चेहरे को लाके ये चुनाव लड़ेंगे। 15 साल जो मुख्यमंत्री थे उनका चेहरा लाएंगे या नया चेहरा लाएंगे। और हमारा तो शेर दहाड़ रहा है, किसमें कितना है दम सबको स्पष्ट दिख रहा है। रही बात कोरिया जिले की विकास की बात, कोरिया जिले में एक ऐसे युग पुरुष रहे हैं
जिनको पूरा छत्तीसगढ़ जानता है वो है डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव। उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना काम कराया है कि आपके बस्तर और मैदानी इलाके दुर्ग रायपुर से भी ज्यादा काम, सड़कों का विकास, बड़े बड़े तालाब, बांधों का निर्माण डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव ने जो आज से 10 साल पहले करा के चले गए, अभी लोग उसके बारे में सोचें कि वो क्या काम कराएंगे। ना हवाई सुविधाएं हैं, ना ट्रेन उतनी चलती है, लोग कैसे आए और कैसे देखें कि क्या काम कराया है? लोगों को दिख रहा है कि क्या काम हुआ है बैकुंठपुर में और कोरिया जिला में। कोरिया जिले में जो डेवलप हुई है, लोग छत्तीसगढ़ का ताज बोलते हैं कोरिया जिला को, कि हमारे ताज का मुकुट है कोरिया जिला। वहां इतना काम हुआ है और आने वाला समय विधानसभा चुनाव जो आएगा वो बतलाएगा कि जो छत्तीसगढ़ में विकास की बात हुई है, कोरिया जिले में बात हुई है, उससे वहां की जनता संतुष्ट है कि नहीं, आने वाला समय बताएगा। ठीक है, आने वाला समय तो बस आने ही वाला है, क्योंकि चुनाव के मुहाने पर है। भीमसेन अग्रवाल जी, इतना काम कराया, तो फिर दिखता क्यों नहीं? आपको लगता है कि सही काम हो रहा है, सही तरफ जा रही है सरकार सरगुजा के विकास में? चालू है सर। सबसे पहले मैं आईबीसी के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं कि आज इस अवसर पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। निश्चित रूप से जिस समय चुनाव हुए और जिस तरीके का घोषणा पत्र आया था, और एक बात जो अभी आई कि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, वास्तव में इस क्षेत्र की जनता को सेंटिमेंटल ढंग से कि इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा, ये इतने वायदे हो रहे हैं, चूंकि मुख्यमंत्री भी इस क्षेत्र का होगा तो वायदे पूरे होंगे, इस टाइप से तो इन्होंने जनता को लुभाया है। लेकिन वास्तव में क्या दुर्गति की है? आज हमारे यहाँ की महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनकी क्या गति हो रखी है? उनके सारे जो काम करते थे उस काम को छीन करके और उनको कहां लगा दिया गया है? गौठानों पे लगा करके क्या स्थिति है? वहां न गोबर आ रहा है और न कुछ और जा रहा है, बल्कि उसके बजाय वो लोग कर्ज लेकर के दब गई हैं। अभी हम लोगों ने गौठानों का निरीक्षण किया था, महिला स्वयं सहायता समूह मिली थी, उन लोगों की क्या स्थिति थी, देख करके आंखों में आंसू आते थे। युवाओं को देखिए, युवाओं के साथ उन्होंने क्या किया? बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2500 रुपए देंगे, रोजगार देंगे। रोजगार के लिए जुड़े उन्होंने वोट दिया था, बेरोजगारी भत्ते के लिए वोट नहीं दिया था। और बेरोजगारी भत्ते 14 लाख बेरोजगार आज पंजीकृत हैं, लेकिन कितने को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ये सोचिए जरा। उसके अंदर कितनी शर्तें लगा दी गई, ये शर्तें तो शुरू में नहीं थी। बेरोजगारी भत्ता देने की ना भत्ता दिया आपने, ना रोजगार दिया ना भत्ता दिया। आपने 15 साल के कार्यकाल में युवाओं को कुछ भी नहीं दिया। नहीं, ऐसा युवा कहते हैं। निश्चित रूप से रोजगार खुल रहे थे। मैं तो इनकी बात बता रहा हूं, इनके घोषणा पत्र की बात बता रहा हूं, जिस तरीके से इन्होंने सिर्फ आरोप नहीं लगाना है ना सर, अपने 15 कार्यकाल का जवाब भी तो देना ही पड़ेगा। आखिर जनता के बीच सिर्फ यही बात लेके थोड़े जाएंगे कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। आपने क्या किया ये तो जनता भी पूछेगी ना आपसे। जनता पूछेगी, जरूर पूछेगी, और आने वाले समय में जनता सबक भी सिखाएगी, निश्चित रूप से पूछेगी। जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र से, केंद्र जनित योजना है, नल जल योजना की आज क्या स्थिति कर रखी है? छत्तीसगढ़ कहां पर है? कितनी बार इसके टेंडर कैंसिल हुए हैं? भ्रष्टाचार की एक सीमा होती है। और निश्चित रूप से नल जल योजना की जो स्थिति इन लोगों ने कर रखी है, किस तरीके से लोग पानी पिएंगे? मोदी जी तो वहां से भेज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, लेकिन ये देने के लिए तैयार नहीं है, तरह तरह के अड़ंगे लगा रहे हैं। इस तरीके के व्यवधान उत्पन्न करके जिस तरीके से ये सरकार चला रहे हैं। राजवाड़े जी, आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो यहाँ पर सरगुजा को का डेवलप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, पिछले 15 साल में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया रमन सिंह की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, उसका ही परिणाम था कि पिछले चुनाव में इनको 15 सीट भी नहीं दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने। तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव के परिणाम ही प्रदर्शित करते हैं कि पिछले 15 सालों में क्या हुआ। और इस जो अभी जो 5 साल मिला है, अभी आदरणीय भीमसेन जी बता रहे थे, आज देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में
सभी विभागों के जो रिक्त पद थे सब में नियमित नियुक्ति का विज्ञापन निकला हुआ है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, पिछले सरकार से 10 गुना ज्यादा बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार दे रही है। मैं तो यह भी कहूंगा कि केंद्र की सरकार ने भी 2 करोड़ रुपया प्रति साल लोगों को नौकरी देने का बात किया था, वादा किया था, वो कहां गया इनका। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार युवाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सिर्फ गोठान ही नहीं बल्कि विभिन्न स्वरोजगार के माध्यम से आज देखिए हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाओं का जो उत्पाद है, चाहे वो हम देखें आपका जितने भी आज चाहे आप देखिए बस्तर में देखिए, सरगुजा में देखिए, बड़े बड़े उद्योग महिलाओं के माध्यम से चल रहे हैं। उनका जो उत्पाद है उसको ब्रांड करके इंटरनेशनल लेवल पे उसका खपत हो रहा है। ये जो बातें आप कह रहे हैं ये सारी जनता अभी आपको सबक देने वाली है। 16 लाख प्रधानमंत्री आवास रोक करके आपने किस तरीके से कि गरीबों को देखिए प्रधानमंत्री आवास निश्चित रूप से अभी हमारी सरकार ने 380 करोड़ रुपए का प्रावधान उसका प्रधानमंत्री आवास के लिए भी दिया है, बल्कि भूपेश बघेल जी ने तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किया। केंद्र सरकार की जिस योजना से केंद्र सरकार की एक साथ मत बोलिए, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से जिन हितग्राहियों को, ग्रामीण हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने 100 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा है मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। ऐसे लोगों को भी आवास की सुविधा हमारी सरकार में देने का व्यवस्था। आप कह रहे हैं कि बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, पीसीसी मतलब माफ कीजिएगा पीएससी की नौकरियां निकाल दी, बम्पर भर्तियां हो रही हैं, बेरोजगारी भत्ता दे दिया। शुक्ला जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतने सारी योजनाएं रोक के रखी गई थी कि 4 साल के बाद के चुनावी साल में इसे लागू करेंगे? ये लोग हाई कोर्ट चले गए थे, ये लोग हाई कोर्ट चले गए थे और सब लोग मिलके राज्यपाल जी के यहाँ जब हमारा बिल गया तो इनके भाजपा के नेताओं के दबाव में उस बिल को रोक लिया गया। आज वो अगर हो जाता तो और नियुक्तियां कब से हो गई रहती। अभी अग्रवाल साहब बोल रहे थे कि क्या कहते भ्रष्टाचार। आदरणीय रमन सिंह जी का मैं बहुत इज्जत करता हूं कांग्रेस का रहते हुए। रमन सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर आप लोग 1 साल लेन देन बंद कर दे तो हमारी सरकार पुनः 15 साल आएगी। सार्वजनिक मंच उन्होंने कहा था। ये भ्रष्टाचार की बात भूपेश बघेल जी ने बिचौलियों को समाप्त कर दिया बीच के। आज श्रम विभाग में हर श्रमिक के खाते में, अकाउंट में पैसा जा रहा है। पहले आप जूता, चप्पल, खड़ाऊ, मोबाइल, टिफिन, ऊषा मशीन का टेंडर करके आशा मशीन सप्लाई करते थे। अब सब चीजें बंद हो गई। अब आपके मजदूरों के खाते में पैसा जा रहा है कि तुमको ऊषा लेना हो ऊषा ले, वासा लेना हो वासा ले, तुम स्वतंत्र हो। अब बीच के बिचौलियों का रोल समाप्त हो गया हमारे शासन में। कृष्ण बिहारी जी, क्या बिचौलियों का रोल समाप्त हो गया है? भाजयुमो में तो बड़ा बड़ा प्रदर्शन कर रही है, घपले का आरोप लगा रही है। देखिए मैं बताना चाहूँगा, जैसा हमारे मित्र योगेश शुक्ला जी ने बताया, डॉक्टर रमन सिंह जी का मैं बहुत इज्जत सम्मान करता हूँ। वैसे कोरिया कुमार जी का, कोरिया में बहुत इज्जत सम्मान सारे लोग करते हैं चाहे विपक्षी हों, लेकिन आज कोरिया कुमार होते तो क्या उन्होंने जो जिला बनाया था, जो सोच के बनाया था, क्या उसका बंटवारा होता? लेकिन वहां आने के बाद उनकी भांजी ने, भतीजी ने उस जिला को बर्बाद कर दिया और उसका बंटवारा किया। देखिए कोरिया कुमार सबके लिए आदरणीय थे, उन्होंने जो काम किया है उसे कोई छिपाया नहीं जा सकता है। लेकिन 15 साल की सरकार में जो काम हुए हैं वो भी दिखता है। इन 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार में अगर कोरिया जिले में एक भी काम हुआ हो जिसको उंगली उठा के बता सकते हैं कांग्रेस के मित्र, बता दें। नाली, रोड, पुलिया, सड़क, ये सरकार की योजना है। किसी की भी सरकार रहेगी, चलने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और हमारे नरेश भाई साहब बोल रहे थे कि 15 साल में 15 सीट में आ गए। अरे भैया 15 साल में हम 15 सीट में आ गए, हम जनता के जनादेश का स्वीकार करते हैं, ठीक है, उसमें बोलने की क्या बात है। लेकिन आप ये तो बता दो कि पार्लियामेंट में कितने सीट में हो आप? विपक्ष की भूमिका में नहीं हो, आपको जीवन दान दे के विपक्ष में बैठा दिया गया है, आप विपक्ष के लायक नहीं हो। आपको सोचना चाहिए, जनता ने अगर जनादेश दिया है तो घमंड नहीं होना चाहिए। जनता घमंड तोड़ना भी जानती है, आने वाले समय में आपका घमंड तोड़ के रख देगी।
कृष्ण बिहारी जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि क्षेत्र के मुद्दों को बहुत गहराई से आप समझते हैं और क्या परेशानी है सरगुजा में ये भी बहुत बेहतरी से आप समझते हैं। तो आपने अपनी बात पार्टी के समक्ष नहीं रखी, कहाँ चूक हो गई कि सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का? इतना समझने के बावजूद, इतने अच्छे से आप मुद्दों को समझते हैं, इसके बावजूद भी बीजेपी का जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ 2018 में, कहाँ चूक गए? देखिए, मैं बीजेपी के बारे में बता दूं, जो बीजेपी का इस संभाग में 14 की 14 सीट मिली, उसके पीछे एक कारण था। माननीय टीएस सिंहदेव, जिन्हें मुख्यमंत्री जी के लिए पेश किया गया कांग्रेस से, और जनता ने जनादेश दिया, 14 के 14 सीट दिया ताकि सरगुजा संभाग का विकास होगा और यहां से माननीय टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इन कांग्रेस के लोगों ने टीएस बाबा को कहां रखा, कहां पर पहुंचा दिया? अभी 2 महीना पहले झुनझुना पकड़ा दिए। उप मुख्यमंत्री क्या होता है? उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा होता है। उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं मिल जाता है, सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही रहता है। क्या अधिकार मिल गया आपको? सरगुजा की जनता टीएस बाबा को जनादेश दिया था, इस क्षेत्र के विकास के लिए दिया था कि 14 की 14 सीटों में क्षेत्र चमकेगा और सरगुजा संभाग में विकास की संभावनाएं दिखेंगी। लेकिन बाबा को छला गया, आज उसका परिणाम जनता देगी आने वाले समय में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चले, हमें लगता था कि सिर्फ कांग्रेस के ही मन में ये दर्द है और जो बाबा के समर्थक है उन्हीं के मन में ये दर्द है, आपके मन में भी ये दर्द है? बिल्कुल है। भीमसेन जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है कि प्रत्याशी चयन में शायद कहीं ना कोई भूल हुई है, इसी वजह से 7 से सीधे 0 पे हम आ गए। इस बार प्रत्याशी चयन में पार्टी का क्या स्ट्रैटेजी होगा? प्रत्याशी चयन में निश्चित रूप से पार्टी सतर्क है, सर्वे चल रहे हैं। अभी जो मुद्दा जो भ्रष्टाचार का, जो शुक्ला जी ने कहा कि भ्रष्टाचार फिर आप जीरो घुमा है, देंगे बात को। इन्हीं के मंत्रियों ने अभी जो है शिक्षा विभाग में जिस तरीके से शिक्षकों की ट्रांसफर में, शिक्षकों की स्थापना में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया था, इनके मंत्री पद बदलते ही, दूसरे मंत्री आते ही कई लोगों को सस्पेंड किया गया है। ये प्रमाण खुद इनकी सरकार बता रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। इनके मंत्री ने स्वीकार किया है भ्रष्टाचार हुआ है और उन लोगों को सस्पेंड किया है। भ्रष्टाचार की तो जड़ें इतनी गहरी कर दी इन लोगों ने। टेंडर होते हैं, टेंडर बाद में कैंसिल हो जाते हैं। अभी बहुत सी सड़कों के लिए हमारे विधायक महोदय जो आज उपस्थित नहीं है, उनकी जगह नरेश प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने कितनी जगह वायदे किए हैं, अथाह वायदे किए हैं, जगह जगह कहीं मंच का वायदा किया, कहीं वो किया है। हमारे सूरजपुर में छठ घाट से लेकर के और रामनगर तक का रोड जो है वो इन्होंने कहा था, पैसा भी आ चुका, सारी चीजें हैं, वो काम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, किस कारण से अटका पड़ा है। बरौल से लेकर के पीढ़ा होते हुए उचड़ी तक का मार्ग जिसमें पुलिया बनना है सुतिया नाला पे, वो पुलिया का स्वीकृति हो करके टेंडर, ये कई बार उसमें ये करते हैं कि कई बार इन्होंने सब्ज बाग दिखा देते हैं कि हमने उसमें ले लिया, बजट में ले लिया, ये ले लिया, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं होता है। निश्चित रूप से आने वाला समय इन लोगों को जरूर सबक सिखाएगा और अभी जनता जल्दी ही इस चीज का इनको सबक सिखाएगी और जनता इस जो निर्णय देगी। चलिए, IBC 24 की करोड़ों दर्शक और करोड़ों जनता तो इस वक्त भी हमें देख रही है। हम सेशन ले रहे हैं किसमें कितना है दम, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता राजवाड़े जी कि वादों के दम पर तो कांग्रेस की सरकार आई है। घोषणा पत्र वाकई में ऐसा था कि लोगों ने भरोसा जताया, लेकिन जिस तरह से लगातार विपक्ष घेरती आ रही है कि वादों को पूरा नहीं किया, क्या ये अगेंस्ट में भी जा सकता है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह मिथ्या है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था, लगभग उसका 100% घोषणा का पालन हो गया। 2.5 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ हुआ। किसानों को 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदने की बात थी, वो आज 2680 रुपया में धान खरीदी हो रहा है। बल्कि इस वर्ष तो 2800 से ज्यादा में हम धान खरीदेंगे। 15 कुंटल के जगह में 20 कुंटल धान खरीदने की बात हमारी सरकार कर रही है। बिजली बिल हाफ हुआ। जितना भी वादा किया गया था अक्षरशः पालन हुआ। जैसा अभी कृष्ण बिहारी जी बोल रहे थे, भ्रष्टाचार में कई आरआई, कई पटवारी, कई जेडी सस्पेंड हुए। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार में अगर शिकायत आती है और सही पाया जाता है, उसमें तत्काल कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी में तो शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होता था, आधा तोड़ आधा मोड़ चलता था उस समय। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप आया, जांच में सही पाया गया, वो कोई भी हो उस पर कार्रवाई हो रही है। जहां तक विकास की बात है, माननीय भीमसेन जी ने जो कहा है, हमारे क्षेत्र में
हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय खेलसाय सिंह जी के नेतृत्व में हम सब एक टीम के रूप में काम करते हैं और पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है। गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछ गया है। जिन सड़कों की बात आप कर रहे हैं, छठ घाट से रामनगर पहुंच मार्ग स्वीकृत हो गया, टेंडर भी हो गया उसका। बरसात के बाद उसमें काम शुरू हो जाएगा। बरौल से लेकर के पीढ़ा मार्ग की बात आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उसमें पुलिया भी स्वीकृत हो गया है और पक्की सड़क भी स्वीकृत हो गया है, वो भी टेंडर स्वीकृत हो गया है। बरसात के कारण काम रुका है, बरसात बीतते ही वो काम बहुत जल्दी स्वीकृत हो जाएगा। प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक आते हैं, प्रेमनगर, रामानुज नगर और सूरजपुर। सभी गांव में पहुंच विहीन सड़कें हो गई हैं। पहले प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के कई गांव पहुंच विहीन की श्रेणी में थे, बरसाती नालों के चलते कई गांव में जाया नहीं जा पाता था। लेकिन इस बार माननीय खेलसाय सिंह जी ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने, माननीय टीएस बाबा साहब जी ने कार्य योजना बना करके जितने भी पहुंच विहीन गांव थे, आज सभी पुल पुलिये बन गए हैं और 12 मासी आवागमन की सुविधा वहां। देखिए सभी पुल पुलिये तो नहीं बने, खबरें हम अभी भी पढ़ते रहते हैं कि पुल के अभाव में लोगों की जान जा रही है, तो पुल सभी जगह तो नहीं बने। हालांकि अभी काम काफी हुआ है, इस बात से इनकार नहीं करूंगी। आपने एक बात कही कि टीम की तरह काम करते हैं। योगेश जी, टीम की तरह काम करते हैं तो फिर खींचतान की इतनी खबरें क्यों? विपक्ष क्यों आरोप लगाता है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप खींचतान है? बार बार मैडम इनसे पूछते हैं चूक कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई। ये लोग नहीं बता पाएंगे चूक कहाँ हुई। आप पहले खींचतान पे जवाब दीजिए ना। मैं बता दूं एक लाइन में, उनके बारे में बाद में, पहले अपने बारे में। सर, खींचतान, एक परिवार में 4 भाई होते हैं तो बर्तन खटपिट होता है, सब घर का नियम है। आपने माना तो कि खटपट हो रही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोग सब नहीं, मैं ये बात कह रही हूँ कि आपने माना तो कि खटपट है। सब हम लोग आपस में बैठ के कांग्रेस परिवार उसको सुलझा लेते हैं, मिटा लेते हैं। और यही टीएस सिंहदेव साहब के नेतृत्व में पुनः सरगुजा संभाग में उतनी ही सीटें आएंगी जितनी पिछले बार आई थी। ये वाले भाजपा वाले इस मुगलत में न रहे, इस दिखावे में न रहे कि सिंहदेव साहब को झुनझुना पकड़ा दिया गया, क्या कर दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, उसमें दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और हमारे नेता सिंहदेव साहब थे, हैं, रहेंगे और पुनः टीम बना के और पुनः सरगुजा संभाग में पुनः सब सीटें पुनः लाके हमको कांग्रेस पार्टी को देंगे। आप टीम भावना की बात करते हैं। सूरजपुर में भारतीय जनता पार्टी के 3 पार्षद और 2 निर्दलीय और हमारा उपाध्यक्ष बना 14 मतों से। कौन सी टीम काम कर रही है? बैकुंठपुर में आज हमारा अध्यक्ष है, अल्प मत में बीजेपी है लेकिन अध्यक्ष हमारा है। कौन सी टीम काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है खरीदने फरोशने का। मध्य प्रदेश की सरकार में विधायकों को खरीद के आपने सरकार बना लिया और इसी प्रकार से आप विधायकों को खरीदने में माहिर है, यहाँ तो बेचारे पार्षद हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। आपको इस वक्त करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आप लोग ये सरगुजा को इस तरह से रिप्रेजेंट मत कीजिए प्लीज। आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए। अग्रवाल जी उदाहरण दे रहे हैं कि बैकुंठपुर में हमारे एक बात आपने कही योगेश जी। आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखिए ना साहब, जहां हमारे विधायक ज्यादा थे, अमित शाह जी की टीम उनको भी तोड़ के भाजपा का सरकार बना लिए। ये तो इनका, ठीक है, इनका पूरा चरित्र है। ये आपकी कमजोरी है, अच्छा, आपकी भाजपा से टीम मेरा की सवाल कमजोरी है। है। वो लोग अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, भाजपा से मेरा एक सिंपल सा सवाल है। यहाँ तो टीएस सिंहदेव जी हैं, सशक्त चेहरा है और टीम को लेकर चल रहे हैं। आपके पास ऐसा कौन सा सशक्त चेहरा है जिसको आगे लाके आप ये पूरा चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा है जिसको विश्व स्वीकार करती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिसको विश्व स्वीकार करती है। और ऐसी परंपरा है सिर्फ भारत में है कि हम पैर छूते हैं लोगों का। विदेशों में भी नरेंद्र मोदी जी के लिए पैर छूने के लिए वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष आतुर रहते हैं। यह है हमारा। और मैं बता दूं आपको, जैसा आरोप लगा रहे हैं, नगर पालिका बैकुंठपुर की बात बताऊं मैं, 12 सीट कांग्रेस के, 1 निर्दलीय इनका, भाजपा के पास 7 सीट। बस में घुमा के पूरा बस्तर जगदलपुर घुमा के ले आए और ले आके बैठा दिए। वोटिंग होना है सवेरे, हमको 10 मिलता है, इनको 10 मिलता है और टास में हम अध्यक्ष बना लेते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का। थोपा हुआ चेहरा नहीं चलता। चर्चा नगर पालिका की बात करूं, चर्चा में 5 पार्षद भाजपा के, पूर्ण बहुमत इनकी,
उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की देन। जिला पंचायत में एक भाजपा का सीट था, हमने चुनाव लड़ा, 6 भाजपा के जिला पंचायत सदस्य जीत के आए, कांग्रेस के 3, एक गुड़वाना अध्यक्ष हमारा, उपाध्यक्ष आपने बना लिया, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बोलने की क्या बात है भाई, अगर उपाध्यक्ष कांग्रेस से बन गए ठीक है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। अध्यक्ष हमारा है भारतीय जनता पार्टी का। और आज नगर पंचायत की बात करें, आज खोंगा पानी में, लेदरी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती है, कार्यकर्ताओं को समर्पण को समझती है। कार्यकर्ता जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, उनको ही आगे बढ़ाया जाता है, थोपा नहीं जाता हमारे यहाँ, किसी को हम थोप दें। मैंने आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया। अब एक छोटी सी बात, मोदी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार, हम लोग, ठीक है, राज्य में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके दम पर राज्य में चुनाव बहुत लड़ा चेहरे हैं, जाए। हमारे बहुत चेहरे हैं, बहुत सारे रमन चेहरे सिंह हैं जी ना। बहुत बड़े चेहरे थे, अभी हमारे प्रदेश के और वही प्रदेश बहुत अध्यक्ष भी हैं, वही बहुत हमारे सारे कई चेहरे हैं। खुद को, वही लेकिन बहुत सारे चेहरे अपने भारतीय आप को जनता सशक्त नहीं मानते। पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, हम संगठन से चलते हैं और संगठन हमारा तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय करता है। और हमारे प्रदेश के नेतृत्व माननीय अजय जामवाल जी आकर के बैठे हुए हैं, वो माथुर जी आके बैठे हुए हैं, एक लोगों का आकलन कर रहे हैं और वो जो दिशा निर्णय हमको देते हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं को, हम उस दिशा निर्णय के साथ काम कर रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट हमारा बूथ जो है, हम बूथ स्तर से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, टीम स्पिरिट काफी अच्छी है सरगुजा में। उम्मीद करते हैं कि आगे ये डेवलपमेंट में भी नजर आएगा। राजवाड़े जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूं, समय की कमी है मेरे पास, सेशन को आगे भी बढ़ाना, अगला सेशन भी शुरू करना है। योगेश जी कह रहे थे कि टीएस सिंहदेव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, एक टीम की तरह लड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 2018 में जिस तरह से वो मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पे जिस तरह से परेशानी हुई, अगर वैसे ही फिर से समीकरण बनने लगे आगे 2023 में, फिर निश्चित रूप से सरगुजा संभाग ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा हमारे नेता हैं और पूरा सरगुजा संभाग उनके इशारे पर कांग्रेस एकजुट होकर हम पूरे 14 के 14 विधानसभा सीट टीएस बाबा के नेतृत्व में हम लोग यहां से जिता करके देंगे। अगला जो बात इन लोग कर रहे हैं, चुनाव टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे आप। कांग्रेस से ज्यादा पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी वालों का हो रहा है। देखिए, हमारा अंदरूनी बात है, कौन मुख्यमंत्री बनता है ये हाईकमान को तय करना रहता है। निश्चित रूप से हम लोग सरगुजा के वासी हैं। सरगुजा का कांग्रेस के सब पदाधिकारी चाहते थे कि टीएस बाबा मुख्यमंत्री बने, लेकिन अमूमन जो परिस्थितियां बनती है, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व जो निर्देश देता है, वो जो वहां से जो निर्णय होता है उसके आधार पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। आज भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, हमारा रीति रिवाज हो, हमारा जो पुनर्जीवित करने का काम, युवाओं को आगे लाने का काम, महिलाओं को आगे लाने का काम, आदिवासियों को आगे लाने का काम इस छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो निश्चित रूप से माननीय टीएस सिंहदेव जी के नेतृत्व में हम लोग सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 75 से भी ज्यादा सीट से हम लोग जीत करके आएंगे। तो पार्टी के आधार पर, चेहरों के आधार पर या मुद्दों के आधार पर, जिस भी आधार में जनता वोट देगी, ये तो देखना होगा कि चुनावी साल में जनता क्या फैसला लेती है और दम सबसे ज्यादा किसमें होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही हमारे इस खास पैनल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अभिषेक सोनी जी को, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट IBC 24 के, वो आए और हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। तो आप सबका धन्यवाद मैं देता हूं मंच से कि आपने हमें समय दिया और जोरदार तालियां हो जाएं इस पैनल के लिए, शानदार पैनल के लिए। किसमें कितना है दम। धन्यवाद कृष्ण बिहारी जायसवाल साहब, योगेश शुक्ला जी, नरेश राजवाड़े साहब, भीमसेन अग्रवाल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।